नमस्ते दोस्तों, गौतम अदानी का नाम एक बार फिर से सुर्खियों में है। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ग्रुप ओसीसीआरपी ने गौतम अदानी के ऊपर यह आरोप लगाया है कि वो ऑफशोर शेल कंपनीज के जरिए अपने स्टॉक प्राइसेस को मैनिपुलेट करते हैं और इन शेल कंपनीज के जरिए अदानी ट्रांसमिशन और अदानी एंटरप्राइजेस में प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग 78% पहुंच चुकी है, जो कि सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स के तहत अलाउड 75% की सीलिंग से ज्यादा है। और दोस्तों, ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है। काफी समय से अदानी ग्रुप के ऊपर यह आरोप लगाया जा रहा है कि करंट एनडीए गवर्नमेंट स्टेट प्रोजेक्ट्स में अदानी ग्रुप को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे रही है और लगभग हर इंस्टेंस में अदानी ग्रुप के फाइनेंशियल और लीगल वायलेशंस को गवर्नमेंट द्वारा इग्नोर किया जा रहा है। 2014 में सेंटर में एनडीए की सरकार बनने के साथ 2015 से 2018 के बीच में अदानी ग्रुप 3 आईपीओ निकालते हैं। 2015 में अदानी ट्रांसमिशन का आईपीओ और 2018 में अदानी ग्रीन एनर्जी और अदानी टोटल गैस का आईपीओ। 2019 में एनडीए की सरकार दोबारा बनने के साथ ही गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में अदानी ग्रुप का प्रेजेंस और भी बढ़ जाता है। 2020 में अदानी ग्रीन एनर्जी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का $6 बिलियन का सोलर प्लांट लगाने का कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लेती है और 2020 में ही मुंबई और अहमदाबाद के साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 6 मोस्ट प्रॉफिटेबल एयरपोर्ट्स प्राइवेटाइज करके अदानी ग्रुप को दे दिए जाते हैं। अब गौर करने वाली बात यह है कि इन 6 एयरपोर्ट्स के बिडिंग और एलोकेशन में कई रूल्स और रेगुलेशंस को इग्नोर किया जाता है और इन 6 एयरपोर्ट्स के बिडिंग से एलोकेशन तक का पूरा प्रोसेस मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से लेकर पीएमओ डायरेक्टली कंट्रोल करती है। और इससे कई सवाल उठकर आते हैं। पहला तो यह कि देश के 6 महत्वपूर्ण एयरपोर्ट्स का कंट्रोल सरकार एक आदमी के हाथ में देकर मोनोपोली को बढ़ावा क्यों दे रही है। दूसरा यह कि एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी एक्ट 2008 के अंतर्गत देश के हर एयरपोर्ट्स के टैरिफ और चार्जेस को सेंट्रली एईआरए के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, लेकिन इन 6 एयरपोर्ट्स के बिडिंग और एलोकेशन में यह कंट्रोल प्राइवेट एंटिटीज के हाथ में दे दिया गया है। तो सवाल यह उठता है कि इन 6 एयरपोर्ट्स के एलोकेशन में सरकार एईआरए एक्ट का उल्लंघन क्यों कर रही है और देश के 6 इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स का मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल एक एंटिटी के हाथ में देने के बाद एईआरए एक्ट के एब्सेंस में सरकार पैसेंजर्स के लिए चीप एयरपोर्ट सर्विसेज और अफोर्डेबल एयर ट्रैवल कैसे इंश्योर करेगी। पावर, कोल और एयरपोर्ट जैसे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स को अपने कंट्रोल में लेने के बाद अडानीज 2022 में अंबुजा सीमेंट और एसीसी सीमेंट में मेजॉरिटी स्टेक हासिल कर लेते हैं और इसके साथ ही अडानीज देश के सेकंड लार्जेस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चरर बन जाते हैं। और 2022 में ही एनडीटीवी में कंट्रोलिंग स्टेक लेने के बाद अडानीज मीडिया सेक्टर की भी एक प्रोमिनेंट एंटिटी बनकर आते हैं और इस पूरे प्रोसेस के दौरान अदानीज के अगेंस्ट लगाए गए चार्जेस, इरेगुलरिटीज और वायलेशंस को सरकार पूरी तरह इग्नोर करती है। 2012 में सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस अदानीज के अगेंस्ट एक चार्जशीट फाइल करती है जिसमें अडानी स्पेस स्टॉक मैनिपुलेशन के चार्जेस लगाए जाते हैं और सेशन कोर्ट इस मामले में अदानीज को कन्विक्ट भी करती है, लेकिन बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा इस फैसले पे स्टे ऑर्डर लगा दिया जाता है। इसके ठीक 2 साल बाद साल 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस अदानीज के ट्रांजैक्शंस में अनोमली को आइडेंटिफाई करती है और डीआरआई के चीफ, सेबी के चीफ को लेटर लिखकर ये इन्फॉर्म करते हैं कि अदानी के इनवॉइसेस इन्फ्लेटेड हैं और ज्यादा ट्रांजैक्शन वैल्यू दिखाकर अदानीज अपना पैसा मॉरिशस भेज रहे हैं, जिसे रीराउट करके दोबारा अदानी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जा रहा है ताकि उसकी वैल्यूएशन को बढ़ाया जा सके। लेकिन 2014 में यूपीए की सरकार गिर जाती है और एनडीए की सरकार आने के बाद यह सारा मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। और गौर करने वाली बात यह है कि उस समय के सेबी के चीफ यूके सिन्हा आज की डेट में एनडीटीवी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। लेकिन अदानी ग्रुप के इस मैमथ ग्रोथ पे ग्लोबल इन्वेस्टिगेटर्स की नजर पड़ती है और 24 जनवरी 2023 को हमारे सामने आता है हिंडनबर्ग रिपोर्ट। ये रिपोर्ट अमेरिका की इन्वेस्टमेंट रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च लेकर आती है और इस रिपोर्ट में बताया जाता है कि गौतम अदानी के भाई विनोद अदानी मॉरिशस में 38 शेल कंपनीज अलग अलग नामों से चला रहे हैं और मॉरिशस के साथ साथ यूएई, सिंगापुर और कैरिबियन आइलैंड्स में भी विनोद अदानी के कई शेल कंपनीज ऑपरेट कर रहे हैं और इन शेल कंपनीज के जरिए विनोद अदानी अदानी ग्रुप के शेयर्स में बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करते हैं और उनकी वैल्यूएशंस को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट किया जाता है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया जाता है कि 2007 में सेबी ने अदानी ग्रुप के ऊपर चार्जेस लगाए थे कि अदानी ग्रुप ने अपने शेयर स्टॉक मैनिपुलेशन के लिए केतन पारेख नामक एक स्टॉक ब्रोकर को ट्रांसफर किए हैं। अब क्विकली मैं आपको यह बता देता हूं कि केतन पारेख एक नोटोरियस स्टॉक ब्रोकर था जो कि बैंक से लोन उठाकर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के स्टॉक्स की मैनिपुलेशन करता था। 2008 में उसे कॉन्विक्ट किया जाता है और सेबी उस पर 14 साल तक मार्केट में किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन करने पर बैन लगा देती है। इस आरोप के जवाब में अदानी सेबी को बताते हैं कि केतन पारेख ने मुंद्रा पोर्ट की फाइनेंसिंग में अदानीज की हेल्प की थी और इसके रिटर्न में अदानीज ने अपने ग्रुप के शेयर्स उसके नाम किए थे। अनसैटिस्फैक्टरी आंसर मिलने के कारण सेबी ने अदानी ग्रुप के ऊपर कई सारे बैन्स लगाए, लेकिन 2014 में एनडीए की सरकार आने के बाद इन सारे बैन्स को हटाकर मामूली फाइन्स में कन्वर्ट कर दिया गया। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में एक और इंपॉर्टेंट चीज ये हाईलाइट की जाती है कि अदानी ट्रांसमिशन और अदानी एंटरप्राइज जैसे मल्टी बिलियन डॉलर फर्म्स के इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स कोई रिकॉग्नाइज्ड एंटिटी नहीं बल्कि 60 हंडारिया नामक एक मामूली छोटी सी फर्म है। एम्प्लॉयमेंट के नाम पर इस फर्म में सिर्फ 4 पार्टनर्स और 11 एम्प्लॉइज हैं। और क्या इस फर्म के पास अदानी एंटरप्राइजेज और अदानी ट्रांसमिशन जैसी मल्टी बिलियन डॉलर फर्म्स के बुक्स ऑडिट करने की काबिलियत है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। अदानी ग्रुप कंपनीज को अगर हम देश की दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर सेक्टर कंपनी से कंपेयर करें तो 18 लाख करोड़ की वैल्यूएशन के साथ अदानी ग्रुप की सारी कंपनीज ओवर वैल्यूड है और हिंडनबर्ग रिपोर्ट के एस्टिमेट्स के अनुसार अदानी के स्टॉक्स 85% तक डिवैल्यू हो सकते हैं।
और इसकी एक झलक हमें फरवरी 2023 में देखने को मिली है। 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद अदानी ग्रुप के अलग अलग शेयर 60% से लेकर 30% तक डीवैल्यू हुए और अपनी इस हाई वैल्यूएशन का इस्तेमाल करते हुए अदानी ग्रुप कंपनीज ने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेंडर से 2.3 लाख करोड़ का लोन ले रखा है। और क्रेडिट रिसर्च फर्म क्रेडिट साइट्स के अनुसार अदानी ग्रुप की सारी कंपनीज ओवर लेवरेज हैं, यानी इन सारी कंपनीज की डेट वैल्यू उनकी मैक्सिमम परमिसिबल डेट वैल्यू से कहीं ज्यादा है। और क्रेडिट साइट्स के अनुसार गवर्नमेंट को अदानी ग्रुप की डेट सर्विसेबिलिटी की स्क्रूटनी करवानी चाहिए, क्योंकि अदानी ग्रुप की किसी भी कंपनी ने अगर अपना डेट सर्विस नहीं किया या अपने डेट पे डिफॉल्ट किया तो उसका कास्केडिंग इफेक्ट ग्रुप की दूसरी कंपनीज पे भी पड़ेगा। और 2.3 लाख करोड़ की बड़ी लोन वैल्यू के साथ ये ना सिर्फ लेंडिंग इंस्टीट्यूशन को इंपैक्ट करेगा बल्कि ब्रॉडर मार्केट में क्रेडिट की अवेलेबिलिटी को भी काफी नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा। और हिंडनबर्ग रिपोर्ट की इन सीरियस एलिगेशंस का जवाब अदानी ग्रुप ने देशभक्ति के साथ दिया है। अदानी ग्रुप के अनुसार हिंडनबर्ग रिपोर्ट इंडियन इकोनॉमी और इंडियन फर्म्स के ऊपर एक फॉरेन अटैक है और सारे देश को एकजुट होकर इसका जवाब देना चाहिए। लेकिन फॉर्चुनेटली हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने इस रिपोर्ट को हल्के में नहीं लिया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक 6 मेंबर कमेटी बनाई है और सेबी को आदेश दिया है कि अदानी ग्रुप के ऊपर अपनी रिपोर्ट वो इस कमेटी के सामने जल्द से जल्द प्रस्तुत करे। अभी तक सेबी ने अपनी पूरी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सबमिट नहीं की है और इसी बीच 31 अगस्त 2013 को ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट उर्फ OCCRP नामक एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने गार्जियन न्यूज़पेपर और फाइनेंशियल टाइम्स न्यूज़पेपर के साथ मिलकर अदानी के द्वारा किए गए स्टॉक मैनिपुलेशन के डॉक्यूमेंटल एविडेंस प्रोड्यूस किए हैं। अब क्विकली मैं आपको यह बता देता हूं कि OCCRP एक ग्लोबल नॉन प्रॉफिट इन्वेस्टिगेटिव ऑर्गेनाइजेशन है जिसे कि 24 जर्नलिस्टिक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी साथ मिलकर चलाती है। ये सेम एजेंसी पनामा पेपर लीक के रिविलेशन में भी इन्वॉल्व थी। OCCRP की रिपोर्ट में 2 नाम उभर कर आए हैं, यूएई बेस्ड नासिर अली और ताइवान बेस्ड चांग चुंगलिंग। इन दोनों लोगों का गौतम अदानी के भाई विनोद अदानी के साथ काफी क्लोज कनेक्शन है। और OCCRP की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2017 में इन दोनों इंडिविजुअल्स की कंपनीज के पास अदानी ग्रुप के 3 से 4% शेयर्स थे और ये सारे इन्वेस्टमेंट विनोद अदानी अपनी एक दुबई बेस्ड सीक्रेट फर्म एक्सेल इन्वेस्टमेंट एंड एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड के जरिए कंडक्ट करते थे। और अपनी इन्वेस्टिगेशन में OCCRP ने एक्सेल इन्वेस्टमेंट और चांगचुंग लिंग और नासिर अली की कंपनीज के बीच हुए इनवॉइसिंग, ट्रांजैक्शंस और इंटरनल ईमेल्स के डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को भी गैदर किया है। अब अगर अदानी ग्रुप के प्रोमोटर शेयर होल्डिंग में हम विनोद अदानी के शेयर्स भी अटैच कर दें तो अदानी ट्रांसमिशन और अदानी एंटरप्राइजेज में प्रोमोटर शेयर होल्डिंग 78% पहुंच जाएगी और ये सेबी के सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स के मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू 75% से ज्यादा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि सेबी के रूल्स, गवर्नमेंट रेगुलेशंस और फाइनेंशियल वायलेशंस के बीच में एक आम आदमी को क्या फर्क पड़ता है। 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद अदानी ग्रुप के डिफरेंट शेयर 60% से लेकर 30% तक डीवैल्यू हो गए और रॉयटर्स के एस्टिमेट्स के अनुसार अदानी ग्रुप के शेयर्स ने $100 बिलियन अपने वैल्यूएशन में खोए हैं। अब हजारों लोग जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई अदानी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखी थी, उन्हें इसकी वजह से काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा है। और जैसा कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में हाईलाइट किया है कि 2.3 लाख करोड़ की लोन बुक के साथ अदानी कंपनीज काफी ज्यादा ओवर लेवरेज्ड हैं और इसमें कई सारे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेंडर्स इन्वॉल्व हैं। तो अगर अदानी ग्रुप अपने डेट पे डिफॉल्ट करता है तो इससे ना सिर्फ इंडिया के बैंकिंग सेक्टर के स्टेबिलिटी और मार्केट में फंड्स अवेलेबिलिटी में इंपैक्ट आएगा, बल्कि इंटरनेशनल लेंडर्स की प्रेजेंस होने के कारण इंडियन फर्म्स को ग्लोबल मार्केट से पैसा उठाने में काफी ज्यादा स्क्रूटनी और कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर का सामना करना पड़ेगा। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि इतनी फाइनेंशियली ओवर लेवरेज कंपनी को भारत सरकार ने देश के 6 मेजर एयरपोर्ट्स और देश के सबसे बड़े प्राइवेट पोर्ट का कंट्रोल दे रखा है। तो इस कंपनी में किसी भी तरह की उथल पुथल होने की स्थिति में देश के एयर ट्रांसपोर्ट सेक्टर और एक्सपोर्ट्स पे काफी ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ सकता है। और जैसा कि राहुल गांधी जी ने हाईलाइट किया है कि ऐसे समय में जब G20 देशों के राजनेता भारत आने वाले हैं, ऐसे में इतने बड़े इंटरनेशनल एलिगेशन पे अगर भारत सरकार चुप रहेगी तो इंटरनेशनल इन्वेस्टर कम्युनिटी में भारत का एक बहुत ही नेगेटिव मैसेज जाएगा। अब देखना यह है कि सेबी जब अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करती है तो उसमें क्या निकल कर आता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठकर आता है कि जहां कुछ प्राइवेट इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट अदानी ग्रुप के शेयर मैनिपुलेशन और विनोद अदानी के इन्वॉल्वमेंट के बारे में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हासिल करने में सफल हो जाते हैं, वहां भारत जैसे बड़े देश के रेगुलेटर्स को इन्वेस्टिगेशन करने में इतना टाइम क्यों लग रहा है। खैर, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन डेप्थ एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।